कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। मेहमानों से आपको मिलवा दें। हमारे साथ हैं आलोक मेहधारी सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर और सिफोलॉजिस्ट मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, आज कहानी तो करनी थी हमें, क्या अखिलेश की पार्टी टूटेगी ही टूटेगी? क्या सपा के 25 सांसद टूटने के लिए तैयार? टूटेंगे सपाई, जुलाई में 2/3। बताइए, मजा आया आपको ये सुन के? क्योंकि ये बिहार, बंगाल और उसके बाद जो महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद सब कह रहे हैं सपा में भी ये होगा, सपा में भी ये होगा। अब इसके पीछे बज़ जो है वो बनना शुरू हो गया है कि भाई मानसून सेशन में ये बिल आने हैं, महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन वगैरह। 2/3 तो बीजेपी को करना ही है, अभी काम पूरा बना नहीं है। तो अब 20 वहाँ के टीएमसी के हो गए, 6 इधर शिवसेना के। आज तो कन्फर्म हो गया ना, और अब सपा की बारी। पहले शिवसेना से शुरू कर लेता हूँ। कन्फर्म कैसे हो गया? कन्फर्म इसलिए हो गया क्योंकि आज उद्धव ठाकरे के जो सांसद जो बचे हुए हैं, उनके पास 3, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सारे सांसदों की, व्हिप भी लागू किया, और वहां कोई नहीं गया। अगर एक भी चला जाता बागी सांसद तो इनके 2/3 पूरे नहीं होते, लेकिन वहां एक भी नहीं पहुंचा। तो पहली कंफर्मेशन तो ये। दूसरी कंफर्मेशन ये हो गई कि महाराष्ट्र सरकार ने उन सारे बागी सांसदों को Y+ सिक्योरिटी दे दी। तो उन्होंने जो काम स्पीकर करते उन्होंने कंफर्म कर दिया। वो एक तरीके का वो सिक्योरिटी जारी करने का जो आदेश है, वो इस बात का भी प्रमाण है कि ये सब शिंदे साहब की सेना में जाकर के शामिल हो गए हैं। अब आइए बारी अखिलेश यादव जी की। कल तक की कहानी ये थी कि सुनी सुनाई बात कि 25 सांसद टूटने वाले, वहां भी 25 ही हैं पूरे, 2/3 जो बनते हैं 37 के। फिर आए ये ओम प्रकाश राजभर सीन में, इन्होंने बयान देने शुरू किए, इंटरव्यू में बोला टूटने वाले हैं, और ये वो ट्विटर पे शुरू हो गए। उधर से अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं, इधर से ये बोले जा रहे हैं। उनका भी एक बयान बताऊंगा आपको। कल इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी आहुति दे दी, और उन्होंने साफ साफ कहा कैमरे पर कि भाई 25-26 तो टूटने को तैयार बैठे ही हैं सपा के सांसद, वो तो हम हैं जो नहीं ले रहे हैं। हम लेना चाहें तो आज ले लें। अब ये बात देवेंद्र जी कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा वाकई है क्या? देखिए, अभी तक आप भी सोर्सेस के हवाले से बताते थे हमको, अब तो एक सोर्स रिवील हो गया। उन्होंने खुद ही बयान दे दिया, हम क्या करें। और ओम प्रकाश राजभर के बाद उनके जंप करने का उनको ये मलाल भी रहा होगा कि ये तो मेरा एजेंडा था, ये ओम प्रकाश राजभर कैसे कूद पड़े। हाँ, और मौर्य जी के हिसाब से सौरभ एक चीज़ समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों से अगर बीजेपी के नेताओं को, प्रदेश के नेताओं के द्वारा संपर्क किया जाना है, तो उसके बेस्ट पर्सन वही हैं। उनके अलावा स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सपा के सांसद का कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं होगा, और कोई ऐसा नेता नहीं, ब्रजेश पाठक से नहीं होगा। उसमें केशव मौर्य एकदम से जी आप प्लीज। हाँ, उसमें मुझे लगा कि आप विचलित हो रहे हैं। नहीं, मैं विचलित नहीं हो गया, मुझे कोई खबर बताई जा रही थी, आप कंप्लीट कीजिए। तो उसमें केशव मौर्य ही ऐसे हैं जो कि इस काम को कर सकते थे। दूसरी चीज़ कि केशव मौर्य ने जो कहा ना कि हम लोग नहीं ले रहे हैं, जो हमें पता है उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको इस रूप में समझिए कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा के तकरीबन 7-8 सांसदों ने, जब बीजेपी का नंबर 240 रहा, उन लोगों ने केशव मौर्य और प्रदेश के किसी और व्यक्ति को ये इन्फॉर्म किया था कि हम लोग बीजेपी में आने को तैयार हैं 24 के इलेक्शन के बाद। हाँ, नंबर्स और बढ़ जाएगा। हाँ, अगर पार्टी इंटरेस्टेड हो तो। उन लोगों का आकलन ये था कि 240 ये हैं तो जाहिर तौर पे इनके अंदर भी आग होगी, 272 हो जाना है। हमारे दम पे होगा तो हम भी अच्छे तरीके से रहेंगे। हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से टॉप लीडरशिप ने उस बात को तवज्जो नहीं दी और मना कर दिया। देवेंद्र जी, होल्ड द थॉट, ये आप बहुत बड़ी बात खबर दे रहे हैं, लेकिन एक खबर इस वक्त आ रही है, वो भी बात कर लें। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई। 2 सीट थी, कैंडिडेट थे 3। एक पर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दिया था, एक पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की बजाय परिमल नाथवानी जी को, जो इंडिपेंडेंट थे, उनके पीछे अपने 24 विधायक पार्क कर दिए थे। अब खबर यह है कि परिमल नाथवानी जीत गए, जेएमएम की का कैंडिडेट जीत गया, परिमल नाथवानी जीत गए, और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनका नाम प्रणव झा, जो इनके करीबी हैं खड़गे साहब की, कांग्रेस प्रेसिडेंट के, वो चुनाव हार गए। अब नंबर पूरे थे, जेएमएम कांग्रेस के पास नंबर पूरे थे। ये है नथवानी जी, जिनकी तस्वीर स्क्रीन पर आ गई है। यही होता आया है। कांग्रेस की कहानी कब बदलेगी, यही सवाल है। सहयोगी का राज्य, गठबंधन की सरकार,
और उसमें कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट हारा, इंडिपेंडेंट जीत गए। बीजेपी के पास नंबर नहीं थे इनको जितवाने के लिए। कांग्रेस ने, जेएमएम ने, सब ने कहा था कि हम इनको हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और कैसे ये बाजी पलटी है जी, आप बताएंगे मनोज जी। देखिए 58 तो था संख्या सत्ता पक्ष के पास, अब था कि 28-28 वोट मिल जाता दोनों को, 56 हो रहे थे वो सीटें, 2 एक्स्ट्रा ही थे। हाँ नहीं 2 एक्स्ट्रा थे। हाँ। अब उसमें निकल जाते। अब क्या हुआ कि यदि 28 के बाद हम 29 वोट भी पाते हैं तो 1.5 वोट है, उससे कोई मतलब नहीं, जीत 1 वोट से भी थी। लेकिन जेएमएम ने अपने प्रत्याशी को क्यों 30 वोट दिलवाए? बैजनाथ राम को कितने दिलवाए? 30 वोट डलवाया उन्होंने। तो आपकी 2 वोट तो यहीं कम हो गई, ऊपर से 3 वोट जो खबर आ रही है कि रिजेक्ट हो गए। और जो रिजेक्ट हुए उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें से 1 आरजेडी का है, 2 कम्युनिस्ट का है। अब ये बताइए 3 वहां पे हो गए, क्यों होते हैं वोट? अब उन्होंने या तो स्याही लगा दिए होंगे या कोई कुछ न कुछ कारोबार तो किया होगा उन्होंने, या किसी को दिखा दिया। बैलेट भी आप सबको नहीं दिखा सकते हैं, आप अपने पार्टी के एजेंट को दिखा सकते हैं। ये भी गलतियां हो सकती है कि उन्होंने सौरव जी को जगह देवेंद्र जी को दिखा दिया हो, ये भी रिजेक्ट का कारण होगा, वो बाद में अभी खबर आएगी। आप 3 वोट वहां बेकार कर दिया आपने। ये सोची समझी हेमंत की रणनीति है। हेमंत अभी बीजेपी से किसी तरह का झगड़ा नहीं ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी भी स्थिति अखिलेश की तरह हो सकती है। आप सीधे कह रहे हैं हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगी पार्टनर की कैंडिडेट को हरवाया कांग्रेस के, 100% और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया 100%। और आज एक बड़ा माने क्या कहेगा व्यवहारिक और स्वाभाविक फोटो भी आया है कि चाय पीने के लिए वो बीजेपी के एमएलए के साथ बैठे थे और उनसे राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे, और सारे जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके चेंबर में बैठे हुए थे और वो अपने चेंबर से यहाँ आकर उनसे डिस्कशन कर रहे थे। नाथवानी जी से उनकी मीटिंग का कोई बड़ा इसमें एक सर, लेकिन मतलब इस पूरे खेल में एक चीज थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। अब या तो मैं ही बड़ी नासमझी से बात कर रहा हूं कि भाई ये दोनों के बीच में, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में बात बिगड़ते बिगड़ते संभली थी। वो तो इतना नाराज हो गए थे हेमंत सोरेन, वो कह रहे थे दोनों सीट पर हम कैंडिडेट देंगे। बिल्कुल, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था इस बात का। वो तो एन मोमेंट पर फिर इनकी कांग्रेस पार्टी से उनकी बात हुई, कहते हैं राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने बात की तो वो मान गए कि एक कैंडिडेट हमारा और एक कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जब ये तय हो गया उसके बाद भी क्या आपको लगता है हेमंत सोरेन जो है वो धोखा देंगे अपने पार्टनर को? देखिए हेमंत सोरेन तो जानते थे कि भाई आप हम जितना कह सकते हैं आप हमारी बात मान लो। हो सकता है वो किस तरह से अपना निकालने की कोशिश करते, लेकिन जब कांग्रेस, उनको लगा ठीक है मेरे ऊपर सिर पे क्यों आएगा, कांग्रेस जाने उसको जिता करके दिखा ले। ऐसा तो नहीं कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, राजनीति के खेल। ये तो क्लियर ही था ना कि वो शिबू कि हेमंत सोरेन के साथ के बगैर तो जिता नहीं सकते बस। लेकिन कांग्रेस तो आप जानते हैं क्या हर जगह तो यही कह रही है ना। इसीलिए आप महाराष्ट्र से देखिए, यहाँ देखिए, जो भी होता है वो राहुल गांधी या खड़गे साहब तो नाम के लिए, उनसे कहा राहुल गांधी कहो नहीं हमारा जेएम में आएगा, सरकार वहाँ भी तो हमारी है। वो जो जिद उनकी रहती है, जो जितना हम समझ पाते हैं, पिछले आप देखिए कांग्रेस के लोग भी तो परेशान रहते हैं। मध्य प्रदेश में हुआ उसी पे तो आप चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यहाँ भी यही कि हम जो कह रहे हैं, खड़गे तो खाली इन्फॉर्मेट करने के लिए ना कि हम तो हमारा रहेगा। एमपी में जीतना था कांग्रेस को, कांग्रेस का नॉमिनेशन खारिज। झारखंड में जीतना था कांग्रेस को, जीत गया जिसके पास वोट नहीं थे। बात और ये सही बात ये कि नाथवानी का जो कॉर्पोरेट ग्रुप से जो भी संबंध रहे हैं, 2 बार जीते हुए पहले भी, उसके बाद कांग्रेस को भी बहुत ओबलाइज तो हो सकता है। जो कांग्रेस के लोग हो वो खुद भी पहले से इतने ओबलाइज्ड हैं, आज से नहीं होगा, 10 साल पहले के चुनाव के पहले रहा होगा। अब वो आदमी उस समय कुछ तो नैतिकता रहती है, यदि आपने मेरी मदद की है तो मैं आपको वोट दूंगा। उस समय में गलत कांग्रेस के साथ ही क्यों होता है, मेरा सवाल ये है। नहीं, लेकिन यहाँ पे झारखंड में अगर आप देखें तो ये परिमल नाथवानी जैसे कैंडिडेट्स और अब हारने के लिए नहीं जाते इलेक्शन। वो नॉमिनेशन जब भरे तब ये समझ में आ रहा था, और खासतौर पे तब जब सामने जेएमएम जैसे पार्टी हो, और उनके पास 58 नहीं 56 था, 56 उनके पास, 24 एनडीए के पास। नहीं, उसमें 58 इसलिए करें कि जयराम महतो का आप नहीं जोड़ रहे हैं। एक है वो, एक है और एक और है, दोनों। 24 एनडीए था ना, तो 24 एनडीए था तो 58 तो हो ही नहीं सकता। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा ऐसे करके एक है। हाँ, तो 56 उनके पास था, 28 से 28 के हिसाब से हो सकता था। होना ये चाहिए था कि अगर 28 पहले या तो जेएमएम अपना तैयार कर लेते, लेकिन उसमें कोशिश ये होती है कि चलो एक एक्स्ट्रा दे लें इस लिहाज से कि कहीं कोई जो वो कह रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा दिलवा दिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कोई वोट इनवैलिड हो गया तो क्रूसियली ना फंसे। यहाँ पर वो केस था नहीं, यहाँ था कि चलो एक्स्ट्रा एक तो देना है, और दूसरा सेकंड प्रायोरिटी तो आप बहुत आसानी से दे सकते थे। तय मानिए कि अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी में भी अगर परिमल नाथवानी की जीत नहीं होती तो सेकंड प्रायोरिटी वाले वोट जब आप देखते ना तो उनका जीतना तय था।
क्योंकि जेएमएम के लोगों से बातचीत हो चुकी थी और बातचीत बहुत एडवांस स्टेज पे हुई थी, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। जेएमएम वाले सेकंड प्रायोरिटी देते ही देते उनको 100%, मतलब परिमल नाथवानी का जीतना तय था, उसमें बीजेपी को बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की हार होनी थी। और जेएमएम को कांग्रेस पार्टी अलायंस के नाम के अलावा और क्या ऑफर कर सकती है? कुछ नहीं। तो वहां पर उनका क्यों इतना चार्म रहेगा कि, और खासतौर पे तब जब आप कोऑर्डिनेशन भी बेहतर तरीके से ना रख रहे हो। अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन रखे होते और हेमंत सोरेन के ऊपर ये देते कि भाई आपको ये जिताना है, बताइए कौन सा कैंडिडेट दें, किस कैंडिडेट दें, फिर वो ऑन करते। और नाथवानी जी पहली बार झारखंड में फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट से जीत कर आए हैं। इसके पहले वो सेकंड वाले प्रेफरेंस वोट को काउंट होता था तो उनकी संख्या बढ़ती थी, तब जीत के आ रहे हैं। ये नाथवानी जी सोचिए, जब एनडीए के पास बहुमत नहीं है तब वो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से जीत के आते हैं। और ये संख्या इसलिए भी सौरभ जी घटाया गया है, जो सेकंड प्रेफरेंस वाले देवेंद्र जी बात कर रहे थे, सेकंड प्रेफरेंस का काउंटिंग आपके अंदर में तब होगा जब आप अपने अपोजिशन से एक भी वोट ऊपर में होंगे, तब जाकर सेकंड वोट की काउंटिंग होती। इसलिए उनको 27 मिनिमम ले आना था नाथवानी जी को। यदि 27 नहीं ले आते तो कांग्रेस का सेकंड प्रेफरेंस वोट जाता, तो उसमें उसकी काउंटिंग होती तो वो जीत जाते। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा गया कि कांग्रेस से एक वोट भी मुझे अधिक। जेएमएम के 34 थे, 28 उन्होंने अपने पूरे डलवा लिए, बच्चे 6। कांग्रेस के 16 थे, 6 जोड़ दीजिए 22 के बाद आरजेडी के 4 हैं जी, कितने हो गए 26, और 2 सीपीआई एमएल के हैं, हो गए 28। तो इनके पास 28, उसमें से 2 उन्होंने ऑलरेडी अपने वाले का एक्स्ट्रा डलवा दिया, इनके रह गए 26। ये जेएलकेएम पार्टी की बात कर रहे हैं आप लोग, एक उनका मान लें तो 27 तो फिर भी थे ना इनके पास। तो 3 तो वो भी हो गए ना जो रिजेक्ट हो गए, 3 रिजेक्ट करवा दिए। अब वो स्थिति हो गई। अब किसको फोन करेंगे खड़गे जी इसकी शिकायत करने के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देवेंद्र जी को शायद अंदाज हो, कांग्रेस वाले क्या थोड़ा सा भी एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, वो नाथवानी को नहीं पहचानते थे क्या? नहीं, उनमें बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो नाथवानी के जितने की मंशा वो भी रख रहे होंगे, वो पार्टी भी चाह रही होगी। यहाँ पर जो हाईकमांड है, क्योंकि लोग आप लोग रेगुलर जाते भी रहते हैं या आपके और साथी गए होंगे, कुछ तो कोई कहता होगा कि भाई देखिए वहाँ झारखंड में पहले ही नाथवानी का रहा है नाम। नाथवानी जी बहुत हिंदुस्तान के टॉप 2 बिजनेस हाउसेस में से एक के खासम खास व्यक्ति हैं। तो अब नहीं तो अब कहाँ, अब उद्योगपति की सरकार कहाँ चल रही है? झारखंड में क्या उद्योगपतियों की सरकार चल रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी इतना तो तय है ना कि बीजेपी और एनडीए के विधायकों के दम पर वो नहीं जीते हैं, जीत ही नहीं सकते थे ही नहीं, ज्यादा पे आप जीते हैं, थे ही नहीं। उनको जितने नंबर्स की जरूरत होती उतना मिलता। खैर ये आप ये पिछले अब ये राज्यसभा इलेक्शन में 2 जगह कांग्रेस पार्टी की हार जो है अपनी वजह से हुई है, अपनी वजह से कह लीजिए या अपनों की वजह से कह लीजिए। मध्य प्रदेश में भी अपनों की वजह से ही वो टिप मिली बीजेपी को, तो आपका पर्चा खारिज हो गया मीनाक्षी नटराजन का, और यहाँ तो आपके अपनों ने वोट ही खराब कर दिए। हेमंत सोरेन ने बोला था कि यदि आपको कैंडिडेट देना है तो आप लोकल दीजिए, बाहर से क्यों लेकर आ रहे हैं, आप कांग्रेस के लीडर में से भी चुन कर लाइए। अच्छा, वहां भी कांग्रेस ने नहीं सुना, उनको बाहर का कैंडिडेट लेकर आया। जबकि ये तो ठीक है, अभी तो सब जगह होता ही है। नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन से भी पूछना चाहिए कि भैया 3 वोट बर्बाद हुआ, बाहर वाले कैंडिडेट। एक्चुअली बहस ही बेमानी है। बहस तो ये होनी चाहिए कि कैसे हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के रिश्ते क्या हैं, क्या रिश्ते हैं इनके, कि एक कमिटमेंट जो लिया राहुल गांधी ने, कमिटमेंट लिया हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन ने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। इसका मतलब आप उस रिश्ते को उतनी अहमियत नहीं देते। नहीं तो और उनके सहयोग, ये सहयोग की सरकार हुई ना, बिल्कुल सहयोगी सर, मतलब मंत्री उनके दम पे सरकार है, उनके दम पे कांग्रेस के दम पे सरकार है। क्या सरकार गिरा दे? अब तो गिरा देना चाहिए उनको। नहीं, लेकिन मैंने बोला ना कि हेमंत कभी भी एनडीए से अपने रिलेशन खराब करना नहीं। वो जेल जाने के बाद जब निकले थे तो आकर यहाँ सेंट्रल में मिलने आए थे मंत्रियों से। वो अपने रिलेशन को इस तरीके से बना के चल रहे हैं कि ताकि हमें मौका पड़े तो एनडीए हमें उस तरह से प्रताड़ित मत करे। जैसे अभी आपने जो ये लगाया, इसमें बहुत सारे चेहरे लगे, तो उस चेहरे में एक हेमंत नहीं बनना चाह रहे हैं। अब हेमंत जी के बारे में तो जी बीच में तरह तरह की अफवाहें थी कि वो इधर आ ही रहे हैं, कह रहे नहीं, अब ये पता नहीं किस चीज़ का इंडिकेटर है ये, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्वास्थ्य का तो ज़रूर ये जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया है कि गड़बड़ है सब कुछ, ये पता लग रहा है। इसी बंगाल के बाद ये, महाराष्ट्र के बाद शिवदो ठेर, बचा क्या है? सब कुछ जोड़ के देखिए एक साथ, तो अब सारी खबरें जो आ रही हैं ऑपोजिशन कैंप के लिए खराब आ रही है। अलग और आज जयराम रमेश जी का एक मैं भी सुन रहा था, एक उनका बयान में सुन रहा था, वो कह रहे थे 17 अप्रैल को जो बेइज्जती गृह मंत्री अमित शाह की हुई, ऐसे ही नाम लेके यही शब्दों में उन्होंने कहा, जब महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवा पाए तो उस दिन उनकी बहुत बेइज्जती हुई, और उन्होंने साहब को कमिटमेंट दे रखा था, ऐसा बोल रहे थे जनाब जी, साहब को कमिटमेंट दे रखा था कि मैं बिल पास करवा दूंगा,
चिंता मत कीजिए, और बिल पास नहीं करवा पाए, इसीलिए ये सारी तोड़ फोड़ सब कुछ जो है सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए एक एक राज्यसभा सीट भी इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये भी तो उसी खाते में प्लस कीजिएगा ना, अब एनडी के खाते में भी प्लस कीजिएगा ना अथवानी जी को। जी बिल्कुल। एमपी वाला भी तो राज्यसभा में भी 2/3 की लड़ाई चल रही है, लोकसभा में तो चली रही है। खैर, उनका दावा ये था, कर कुछ भी लें अमित शाह, ये बिल पास नहीं होगा, 2/3 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब हाँ, वो और जो कमिटमेंट दिया होगा ना गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम को, वो जयराम रमेश जी को सामने बैठा के फिर दिया होगा कि ये ठीक तरीके से सुन ले कि मैं क्या कमिटमेंट दे रहा हूँ। बिल के प्रावधान के हिसाब से अगर आप बात करें कि किसमें प्लस था माइनस था, तो वो बात समझ में आती है। नहीं कराना, कमिटमेंट था, बेइज्जती हुई, कहीं ऐसा नहीं लगा कि बिल के पास नहीं होने के बाद सत्ता पक्ष को कहीं से ये समझ में आ रहा हो कि हाँ ये तो कुछ गलत हो गया। तुरंत देखिएगा, उसी समय से हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि वो फिर दोबारा कोशिश होगी और बार बार कोशिश होगी, क्योंकि वो बात करते हैं बिल के प्रावधान के आधार पर कि उस पर आप बात कीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं, सारी तोड़फोड़ कार्रवाई जो हो रही है ये वही इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियस है। और उन्होंने कहा कि ये कर तो ये पाएंगे नहीं, 2/3 तो नहीं जुटा पाएंगे, और ये हमारा मनोबल गिराना चाहते हैं, और ये हमारा मनोबल भी नहीं गिरा पाएंगे। आप मनोबल संभाले रहिए, वो आप मनोबल ही जमाते रहेंगे, वो नंबर पूरे कर लेगा आपने। मेरा खाली थोड़ा सा, आप इस पर 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी कर रहे हैं। मेरा कहना है कि देखिए, जो धीरे धीरे खिसक रहा है, ऐसा नहीं खाली इसीलिए नहीं कि जुलाई के सेशन में एक बिल पास कराना। मेरा कहना है कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे से जब टूटा था, तब से जो लोग ऐसे हैं, बार बार मैं आपके यहाँ भी कह चुका हूँ कि मोदी अमित शाह जो करते हैं वो 10 साल की प्लानिंग करते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि अभी इस समय ये है, अभी 2 साल बाद इन बाल सफ़ेद तो नहीं होंगे, अंदाज यदि लग जाएगा, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो उनको अंदाजी कौन लोग कब हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, शुरू में समाजवादी को नहीं लिया, जिसको लेना है नहीं लिया, उसमें से अभी कौन है अभी देखेंगे, जब समय आएगा तब करेंगे। अब कई खाली एक बिल नहीं है, इसके आगे 2029 के चुनाव भी हैं। ये जो कुछ बन रहा है ये 2029 के चुनाव के उसका अल्टीमेटली है। मैं टोटली एक बिल के लिए कहना कि साहब, सारे चैनल यही कहते हैं ना साहब, एक बिल के लिए हो रहा है। अरे ये बिल अभी सामने आ रहा, अभी आता दिख रहा है, इसीलिए। लेकिन जो एक बार आ जाएगा, अब ये 2/3 अगर दोनों सदनों में हो गए तो फिर तो हम इस लोकसभा के लिए तो रहेंगे ना, जब तक ये राज्यसभा है तब तक तो रहेंगे ना। खाली इनके चाहने से नहीं होगा ना, वो लोग आना चाह रहे कब से, अगले 3 साल टूटने को तैयार है। ये बहुमत अगले 3 साल के लिए है। तो 3 सालों में क्या क्या काम होंगे ये सोचिए ना आप। 3 साल एक सरकार के पास राज्यसभा और लोकसभा पूरी पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत हो तो क्या नहीं किया जा सकता। वही जो हम लोग जानते हैं वही किया जाएगा, इसके अलावा कोई और हिडन एजेंडा नहीं है, इससे अलग है वही। दूसरा, 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन सबका कोई मतलब नहीं है सौरभ। ये कोई ऐसे पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं आ रहे हैं, कोई एसेट नहीं आ रहे हैं जो कि आपके चुनाव में कोई माहौल बना दें। इनमें से कई को तो अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगा। अरे उनकी पार्टी तो कमजोर हो जाएगी ना, उसमें पार्टी खत्म है तो क्या। ये कोई ऐसे नेता नहीं है ना कि वहां से निकल गए तो इनको सबको पता है कि हाँ लहर पर आप जीत के आए। जैसे टीएमसी के कितने नेता ऐसे हैं उसमें जो दमदार नेता हों। नहीं, आज तो एक ज्ञानचंद ने ये भी कहा कि ये डिलिमिटेशन बिल इसलिए तो ला रहे हैं क्योंकि ये इतने सारे विरोधी दलों के सांसद तोड़ के लाएंगे, इनको भी तो टिकट देना है। इनको कहाँ से टिकट देंगे, इसीलिए सीटें बढ़ाएंगे। और सीटें बढ़ने के बाद ये ऑप्शन तो बढ़ ही जाएगा कि आप बहुत लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी दल के व्यक्ति को आप लेकर आ रहे हैं, जैसे शिवसेना वाले में आया, वहाँ पर बीजेपी के मिहिर कोटच उनको हराया गया था। तो जहाँ जहाँ पहले से पार्टी के पास कैंडिडेट होते हैं और वहाँ पर सहयोगी दल के अंदर कोई आ जाए तो वो एक दिक्कत वाली बात तो होती है, लेकिन अगर सीट बढ़ गई तो फिर एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाएगा। अब जहाँ से ये खबर आ गई बीच में, लेकिन जो बात देवेंद्र बता रहे थे बड़ी बात कि 24 के इलेक्शन में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और सपा के 37 सांसद आ गए, तो वो उसी वक्त बहुत सारे सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार थे और ये कन्वे भी करा दी गई थी बात। ये उन लोगों ने कन्वे किया और ये बात दिल्ली भी आ गई थी। उनका ये कहना था कि अभी तो हमारे पास ये नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप लोग तैयार हों तो ये नंबर्स बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको क्रॉस किया जा सके। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली उस समय ही मिली थी कि दिल्ली ने तुरंत से मना कर दिया कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। हमारे पास जेडीयू ऑलरेडी है, टीडीपी ऑलरेडी है और उनके अंदर कोई ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हम जबरदस्ती का 272 पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लिहाज से उसको छोड़ दिया गया। अब आज ओम प्रकाश राजभर जी ने आज जो लिखा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, कल भी उन्होंने कहा था सपा टूटेगी, फिर केशव मौर्य ने कहा, आज इन्होंने कहा सब पूछ रहे हैं कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमि का एक लाल करेगा और बागी बलिया का लाल बहुत ताकत है। उसमें उन्होंने बलिया भी जोड़ दिया। बलिया के सांसद सफाई देते घूम रहे हैं सुबह से, मैं नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया।
सनातन पांडे है ना, वो सुबह से वो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। शिवपाल यादव इंटरव्यू में बता रहे हैं, अरे भाई उसने कि सनातन पांडे ने कल तो ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई हमारी पार्टी की, और तुम कह रहे हो वो आहत हो गया, वो पार्टी छोड़ के जा रहा है और अपने साथ 26 और ले जाएगा। तो गाड़ी वाड़ी सब बता रहे हैं कि हमने तो इतनी गाड़ी अरेंज की थी, हमने इतने लोगों को भेजा था, जाहिर तौर पे उनके लिए तो एम्बैरेसमेंट। क्या सर आप क्या सुन रहे हैं? नहीं, जो भी सुन रहे हैं, देखिए बिहार चुनाव समाप्त हुआ था तब भी मैंने सौरव जी, जिस दिन काउंटिंग समाप्त हुआ था, कि बिहार में भी एक बड़ी टूट हो सकती है आरजेडी के अंदर। लोगों, जब नेतृत्व कमजोर होता है ना, तो लोगों के अंदर अविश्वास अपने पार्टी और नेता के प्रति होता है, और ये अविश्वास दर्शा रहा है कि हमें अपनी राजनीति को सुरक्षित करना है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम वैसे जगह पे जाएं जहां हम दोबारा भी चुनाव जीत कर। खबर दीजिए। खबर की बात देखिए, टूट अभी मुझे लगता है कि नहीं हो रही है सपा में, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट नहीं होगी। जिस तरीके से ब्राह्मणों के बारे में कुछ दिनों से चला, भाटी जी के स्टेटमेंट के बाद, और पार्टी का लीडर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, नेता नहीं की है, तो जो कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वोट हो सकता है कि राजपूत वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है, सीधे हिंदुओं को जहरीला कह दिया है उनकी पार्टी के। हाँ, तो ये कारण कि ये सब सारी चीजें वहां पे लेकर आ रहे हैं, और जो जिन 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 लोगों का नाम आ रहा है, वो सीटें कहीं ना कहीं वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, पहले भी थी, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में कुछ ऐसी चीजें थी जहां लेकिन सपा, आप कह रहे हैं सपा अभी नहीं टूटेगी, लेकिन टूटेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं टूटेगी, कभी भी टूट सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अभी टूटते हुए कितनी साइड से खेलेंगे? अरे एक बैट एक तरफ रखिए ना। नहीं, अभी टूटते हुए मुझे लग रहा है कि वैसी नहीं दिख रही है, लेकिन एक फील्ड तो तैयार हो चुका है। यहां के बाद बिहार का भी आपका है, और देखिएगा बहुत जल्द आरजेडी के में भी होगा, एकदम होगा, क्योंकि जितने भी उनके मेंबर है, उनके एक मेंबर है बक्सर के, वो तो कई बार मिल चुके हैं अमित शाह जी से, उनके पिताजी से लेकर सबको आरजेडी के। सर ठीक हो रहा है क्या ये? देखिए ठीक क्या हो रहा है, जब वहाँ मैंने आपको क्या कहा, जब पार्टी खुद अपना बेड़ागर करने को तैयार है, यहाँ पर भी आप बताइए ना, जैसे अभी महाराष्ट्र में इसलिए उदाहरण है अखिलेश यादव के लिए भी, अभी तक ये नहीं कह रहे हैं न्याय अलायंस के साथ नहीं करेंगे, और आपने जैसे कहा नहीं इतने साथ नहीं होगा, भाई अलायंस यदि करेंगे तो लोग कहेंगे भाई ठीक है तुम कांग्रेस को करोगे, हो सकता है हम, फिर हमें क्या फायदा, हमें तो और नुकसान है। नहीं, वो तो उन्होंने कल घोषणा कर दी सर, कि जो इंडिया अलायंस है वो रहेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए जो सांसद हैं वो भी तो इसी बात से दुखी होंगे, आप कांग्रेस के साथ ही कर रहे हैं, हम जिंदगी भर तो लड़ते रहे मुलायम के साथ, जो भी पुराना आदमी है, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी सड़क पर झंडा लेकर के डंडे खा करके कांग्रेस से लड़ने के लिए, मतलब उससे राष्ट्रीय स्तर के लिए, वहाँ तो कांग्रेस वैसे भी नहीं रही, लेकिन उसके लिए उसने कांग्रेस लड़ाई लड़ी। आप चाहते कांग्रेस से समझौता करें, उन्होंने तो भाई शिवसेना के लोग तो क्या कहा, आप मर्ज करने जा रहे हैं, आप कहते हैं छोटी पार्टी मर्ज कर जानी चाहिए, तो अखिलेश यादव तो पार्टी मर्ज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि यदि उससे समझौता करते हैं, मैं आपसे बार कह रहा हूँ, समझौता यदि करेंगे तो उससे और ज़्यादा जितने पहले हैं वो लोग भी पहले कांग्रेस के साथ अलायंस में रहेंगे तो और लोग बागी होंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अभी से उसको लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हम क्या करेंगे, उनके आदमी खुद भी निराश होना अलग बात है, अभी तो परसेप्शन भी बना रखा है। एक स्टेटमेंट और आया है, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं वैसे ही निषाद जी हैं। निषाद जी ने इस बात को उन्होंने भी बढ़ाया, अब ये या तो सोच समझ के कहा गया भाई इस लाइन को बढ़ाओ आगे, ताकि हम लोग भी थोड़ा व्यस्त रहें, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्यों नहीं आएंगे, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, आने को तैयार हैं, बिल्कुल सपा के लोग, उन्होंने कहा सांसद, और वजह सब उन्होंने कहा सबको अपने क्षेत्र में काम कराना है, काम तो केवल सरकार ही करा सकती है ना, तो सबको दिखता है कि भाई हमारे यहाँ काम कौन करेगा, न राज्य में सरकार है ना दिल्ली में सरकार है। बिल्कुल सौरभ, इन सांसदों के हिसाब से देखें तो अधिकांश को तो ये पता है ना कि एक फ्लुक था, हम जीत कर आ गए हैं, 3 साल बाद हमें टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको नहीं पता, दूसरा मिल जाएगा तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे नहीं पता, सरकार जो है यूपी में बीजेपी की सरकार है और आगे सपा की सरकार आए, ये ऊपर माहौल चाहे जितना आप कर लें, ग्राउंड पे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, तो इन सांसदों को बखूबी एहसास होगा, जो भी माहौल होगा वो उनको तो पता ही होगा, उनको पता ही होगा। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ अगर आप कदम ताल करें तो जाहिर तौर पे उनकी राजनीति ज़्यादा बेहतर हो सकती है, अब सवाल ज़्यादा मतलब क्या है कि लाभप्रद हो सकती है, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, तो ये सोच तो उनकी हो ही सकती है। दूसरी चीज़ सौरभ ये कि जैसे आपने पूछा ना कि क्या ये ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत ही है, ठीक है ना, लेकिन ये गलती चलते आ रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो जो मैं कल भी आपको बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब तक, ये बताते हैं ना कि आज़ादी के समय से पहले की हमारी पार्टी है, अब तक 62 बार टूट चुकी है, 2 बार आज़ादी से पहले, बाकी बार आज़ादी के बाद। ममता बनर्जी कहाँ से टूटी, शरद पवार कहाँ से टूट रहे हैं, सुखराम, ऐसे तमाम उदाहरण, बाकी तो छोड़िए, इंदिरा गांधी ने भी तो अपनी पार्टी तोड़ी ना। दूसरी चीज़ ये कि ये जा रहे हैं सत्ता पक्ष में, अरे अगर आप एक पक्ष से टूटोगे तो पक्ष तो 2 ही होता है ना, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, तो एक साइड से टूटोगे तो दूसरे साइड से जाओगे, आज के डेट में वो साइड बीजेपी है,
और पहले जब कांग्रेस में 62 बार कांग्रेस टूटी तब बीजेपी कहाँ थी कि हर बात में बीजेपी कह देना। आपके अंदर अगर असंतोष है तो आप टूटेंगे, आपके अंदर अगर निष्क्रियता है तो सामने वाला अगर बेहतर तरीके से एनर्जेटिक दिखेगा तो राजनीति का मूड ही वही होता है कि शक्तिशाली की तरफ सब भागते हैं। भाई देखिए, नहीं, और दूसरा ये कि भाई आइडियोलॉजिकल कहाँ है, आप ये बताइए किस आइडियोलॉजी के आधार पर आप कहेंगे कि साहब हम ये करेंगे? आइडियोलॉजिकल तो है ही नहीं। यदि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो बीजेपी उसमें दोनों ये सवाल दोनों तरफ से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जो लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं कि ये इस सब को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, यही मेरा कहना है। आपके आदमी की क्या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, क्यों वो ऐसे बिखर रहा है, ये सवाल वहां भी पूछा जाना चाहिए। अब जैसे कहा कि पैसा बट रहा है, साहब पैसा बट रहा, 15 करोड़ रुपए एडवांस दिया, कल संजय राउत ने बोला। आज उनके पास 3 सांसद बचे हैं, 3, उन 3 में से एक ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि मुझे किसी ने संपर्क नहीं किया। वो वाजे जी जो हैं, जिनके चल रहा था कि उधर है या इधर है, वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उन्होंने कहा मुझे किसी ने कुछ ऑफर नहीं किया, मुझे किसी ने संपर्क भी नहीं किया। अरे अगर अब तो वो उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी ना, बड़ा आसान था उनके लिए कहना कि हाँ मुझे पैसा ऑफर हुआ था, या मुझे डराया था, या मेरे केस की बात की थी, या कुछ भी किया था, कुछ बोलते ना, नथिंग। आज उद्धव ठाकरे ने अरविंद सावंत और अनिल देसाई को यूनियन का जो काम दे रखा है, उन दोनों काम को आप उनसे ले लीजिए, उसके बाद 6 महीने बाद देखिए वो तुरंत उनको लगेगा कि इरिलेवेंट होके, अप्रासंगिक होके कौन रहना चाहेगा अभी, क्योंकि उनके साथ यूनियन की ताकत है, वो काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, इन्वॉल्व हैं। लीडरशिप का मतलब यही होता है कि अपने लोगों में आप इतना उत्साह भरे रखिए, कुछ ना कुछ एजेंडा, कुछ ताकत, कुछ काम, कुछ प्रोटेस्ट, कि उनको ये लगे कि मैं रिलेवेंट हूँ। इरिलेवेंट बना दीजिएगा और सामने वाले की तरफ से अगर शक्तिशाली है, अच्छा ऑफर आएगा, स्विच करने की टेंडेंसी रहेगी। सिंपल सी बात है, बीजेपी को अपने काम पूरे करने के लिए एक नंबर चाहिए, और वो नंबर वो जुटा रहे हैं, और जो हो रहा होगा वो कानून के सम्मत ही होगा, तभी हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो इसकी इजाजत जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। सौरभ जी, ये मत कहिए कि बीजेपी ने जुटा रहा है, बीजेपी के पास जुड़ने लोग आ रहे हैं, ये इस बात को क्यों नहीं आप कर रहे हैं? जुटाने और जुड़ने में अंतर होता है। मन नहीं मान रहा है, नहीं, हमारा आपका मन न माने, लेकिन जो फील्ड में है नहीं, लेकिन फिर चलिए, मन वाली बात आपने कही ना, जो उदाहरण मैंने अभी दिया था, तो अरविंद सावंत क्यों नहीं टूट गए, अनिल देसाई क्यों नहीं टूट गए? अगर बीजेपी में तोड़ने की ताकत होती, एकनाथ शिंदे में ताकत होती, देवेंद्र फडणवीस में ताकत होती, तो तोड़ लेते ना, क्यों नहीं तोड़ पाए उनको? टीएमसी के भी कुछ सांसद नहीं टूटे ना, ऐसा भी तो नहीं होगा ना देवेंद्र जी कि सारे जो हैं बस बीजेपी के दरवाजे पे खड़े होकर नॉक 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 ही कर रहे थे, और बस उसने अब गेट खोल दिया है। सारे नहीं, जो असंतुष्ट वालों की बात कर रहा हूँ, नेचुरली, और दबाव डाला जा रहा है। दबाव नहीं, प्रयास तो किया गया होगा ना इधर से। भाई प्रयास तो तभी होगा ना जब आप देखेंगे कि हाँ उनमें असंतोष है, दूसरे मिलते रहे। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई पिछले साल भर में भी जो मिलता रहा, दूसरा जरूर थोड़ी कि ये सामने मिले, मैं किसी और के साथ बात कर रहा हूँ, इनको कन्वे हो रहा है। अभी भी कल भी जब आए तो देखा ना आपने, कोई एक ट्रेन से आ रहा है, एक हवाई जहाज से आ रहा है, कहीं से आ रहा है। तो आप इसमें जो भी इस तरह के होते हैं, चाहे वो हवाला ऑपरेशन हो, मैंने तो सर खुद ही उदाहरण दिया कि एक सांसद जो नहीं टूटा वो कह रहा है कि मुझे कोई प्रलोभन नहीं मिला। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये कंसर्टेड एफर्ट तो दिख ही रहा है ना कि एक सर्टेन नंबर पूरा करना है। अब ये तो सच ही है, नहीं, उसमें कहाँ डाउट है, उसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कि भाई वो नंबर्स अगर बिल पास कराने हैं और नंबर्स चाहिए, और वो नंबर अगर बन रहा है, तो क्यों मना कर देंगे? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि हाँ। कोई ऐसी सोच बन रही है क्या सरकार में कि अब जितने बड़े काम है जो बचे हैं, जो भी कर डालो इसी बार में, इस मतलब मोदी जी के तीसरे टर्म में कर डालो? वो सोच तो हमेशा से ही नजर आती। कभी ऐसा लगा क्या कि इन लोगों का जो एक एजेंडा रहता है कि हाँ ये काम किए जाना है, वो लगातार टास्क रहता है। इस बार की ये टास्क हैं कि आपको ये सारे बिल पास कराने हैं, उसके लिए पुरजोर कोशिश होगी। क्या समाजवादी पार्टी केस में सौरभ एक चीज़ और देखिए कि समाजवादी पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी टूटे और तभी बीजेपी का बिल का जो पर्पस है वो फुलफिल हो। समाजवादी पार्टी दूसरे तरीके से भी बिल पर बता ही रहे सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज तो एक तो नई बात मुझे पता चली, मुझे भी नहीं पता था, सर को शायद याद होगा। नारा लोकेश जो टीडी उनके बेटे हैं ना, चंद्रबाबू नायडू के मंत्री भी हैं आंध्रा में, चंद्रबाबू नायडू ने ही सबसे पहले सरकार में शामिल या सहयोगियों में शामिल किसी व्यक्ति ने अगर पहली बार ये बात ओपन में लाई कि हाँ ये डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल दोबारा आएगा, तो चंद्रबाबू नायडू ने अभी कुछ दिनों पहले ये बयान दिया। बाकायदा आर्टिकल छपे उसके ऊपर। अब उनकी आलोचना कर रहे हैं लोग जाकर के, तमाम लोग। शशि थरूर को मैंने देखा सब कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, और आप तो खुद दक्षिण से आते हैं, दक्षिण के राज्यों की ही तो चिंताएं हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको।
उनके बेटे ने आज एक स्टेटमेंट दिया कांग्रेस पार्टी को पूछते हुए, जयराम जी को पूछते हुए, कि जरा प्रणब मुखर्जी जी का बयान निकल के एक बार याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था डिलिमिटेशन के बारे में। उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी ने कहा था देश में कम से कम 1000 सांसद होने चाहिए लोकसभा के, रिप्रेजेंटेशन तब ठीक होगा जाकर के अगर 1000 सांसद होंगे। और प्रणब मुखर्जी ये सब कई काम जो बीजेपी कर रही है, कई काम उन्होंने शुरू किए, मतलब स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री इन्होंने बनाई है, 100 करोड़ रुपया प्रणब मुखर्जी ने रखा था, 1000 MPs हो वो तब से कहते थे, ऐसे कई चीज़ें जो वो। और प्रणब मुखर्जी का इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी, इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बड़ा अच्छा रेपो रहा, मतलब एज ए प्रेसिडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, पर्सनल जो एक रेस्पेक्ट होता है कि नहीं प्रणब दा में एक बड़ा एक इंटेलिजेंस में उनको था। कांग्रेस पार्टी ने उनको जितना इग्नोर किया, जितना प्रेसिडेंट बन गए वो अलग बात है, वो भी उस तरह का बात थी, वरना अंदर से तो बिल्कुल उनसे चिढ़ थी क्योंकि एक बार पार्टी छोड़ चुके थे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल उनकी बात को कांग्रेस क्या कहे, जो यदि प्रणब मुखर्जी ने कहा था या शंकर दयाल शर्मा ने कहा था, कहाँ से राहुल गांधी को तो कभी पढ़ने की फुर्सत थोड़ी होगी, जयराम रमेश तो पहले कभी कल कोटा में गए सर पढ़ाई करने, वो हाँ पढ़ाई करने पढ़ाने गए थे भाई, वो आपने देखा नहीं, पढ़ाने गए थे, घूम करके वेस्टर्न स्टाइल। इवेंट बड़ा शानदार था, मैं इवेंट की बात, इवेंट बहुत शानदार किया, वो एकदम PR एजेंसी की प्रॉपर जो इवेंट करती है ना, सिनेमाइज स्टाइल का इवेंट, रॉक शो वाला मैनेजमेंट था। लेकिन सौरभ इसमें सोचिए कि 21 जून को बच्चों का एग्जाम है नेट, और 21 जून से पहले आप प्रोटेस्ट के लिए बच्चों को आह्वान कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि जिनको 4 दिन बाद एग्जाम में अपीयर होना है। देखिए सर, कल उसका बर्थडे, सॉरी उसका नहीं, मतलब श्रीमान आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता, बर्थडे के पहले कुछ तो युवाओं के बीच जाकर के कुछ इवेंट मैनेजमेंट 21 जून ही वेट कर लेते हैं, कल बर्थडे उनका। हाँ, इसलिए बर्थडे के पहले थोड़ा सेलिब्रेशन होगा युवाओं के बीच में, और उम्र बढ़ जाएगा तो आप उतना विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए 1 साल कम के उम्र में वो करना चाह रहे थे। इसलिए अब आप ये दूसरी बात है, देखिए क्षेत्र का जो है परिसीमन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब आप उत्तराखंड का ले लीजिए, वहां पे जाइए, एक एक पार्लियामेंट्री सीट पे 12-14 विधानसभा है। अब हम एक MP से आप उम्मीद करें कि उस 14 विधानसभा को अच्छे तरीके से कार्य करे, वो संभव नहीं हो पाता। तो आप तो लॉजिक पे चलेगा, लॉजिक की तो बात ही नहीं है ना। लॉजिक पे होना होता तो काम हो ही जाता। दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ हो गई। बात तो ये या तो जिद की है या नियत की है। कांग्रेस पार्टी ने, और मैं कांग्रेस कह रहा हूं तो मतलब एंटायर ऑपोजिशन, या तो ये उनकी जिद है कि नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, या उनको इनकी नियत पे शक है कि इनके हाथों तो नहीं होने देंगे। बस वो है कि इनके हाथों नहीं होने देंगे। इस जो काम आपने को जो उन लोगों ने किया है ना, रिड्रॉ जो किया था, तो उनको तो पता है ना कि हम लोगों ने क्या क्या किया था, तो वो खतरा तो उनको समझ में आ रहा होगा कि हमने जैसी चीजें की और उसका क्या असर, क्या फायदा हुआ हमें, तो ये लोग भी ऐसा। अच्छा हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए इस सवाल का, तो दे दीजिए कि सवाल मुंह बाय खड़ा है हमारे सामने। जून जुलाई 2/3 मतलब नंबर्स के हिसाब से ना, वो एकदम ऑलमोस्ट होता नजर आ रहा है। बाकी राजनीति में तो वेट करना चाहिए। ये मतलब ये प्रयास कामयाब होने के लिए ही हुआ है, वही हो ही रहा है। अच्छा हाँ, उसमें कोई एकदम भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो एजेंडा में है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीजेपी के बहुत सारे सांसद तो अब इस दबाव में आ चुके हैं कि हमारी कंस्टिट्यूंसी का क्या होगा, महिलाओं का तो नहीं हो जाएगा, नया क्षेत्र तो हमें नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि ये हो रहा है। आपको लग रहा है मैनेज कर लेगी बीजेपी? कर लेगी, और इसमें लग रहा है कि बीजेपी को मैनेज का, जिन पार्लियामेंट के अंदर भले बिल गिर गया हो, लेकिन जितने भी लीडर थे उनको भी ये लग रहा है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो हमारे ऑप्शन ज्यादा खुलेंगे, और वो अंदर से चाहते थे पार्टी के अपने लीडर के दबाव में या चाहे पार्टी के निर्णय के कारण पार्लियामेंट में वोट भले ही सरकार के अगेंस्ट में दिए हो, बिल के अगेंस्ट में दिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई की इच्छा है कि सीटों की बढ़ोतरी हो, महिलाओं का प्रतिनिधि बढ़े, जितने भी पार्टी के अंदर में महिलाएं हैं किसी भी पार्टी में, उनकी भी अपनी इच्छा है, और अब ये खुलकर सामने आ रहा है कि इस बिल को हमको पास कराना चाहिए। और वो तभी होगा, जुलाई हो चाहे उसका अगस्त क्रांति कर दे, अगस्त क्रांति कर दें, अलग बात है कि, लेकिन ये कि वो ये जब बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ इस बार कोई चांस नहीं लेंगे कि वो आज उसको बाथरूम चला गया, मतलब वो कोई चांस नहीं होगा। इस बार सुनिश्चित होगा कि इतना है पक्का, मान लो 2-4 का कभी ऐसा कुछ होता है, कोई स्ट्रेचर नहीं लाना पड़े, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जैसा काम नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, पिछली बार भी अपना नंबर पूरा ही ना हो। हाँ, पिछली बार भी पास कराने के लिए तो लाया ही नहीं गया था ना, पिछली बार तो एक्सपोज करने के लिए लाया जाना था, वो एफर्ट नजर नहीं आ रहा था लाने में, लोगों को साथ जोड़ने में। ऐसा थोड़ी है कि उन लोगों को नहीं पता था, ये एफर्ट इस बार दिख रहा है, और जब आएगा तो सेशन अलग से होगा, वो स्पेशल सेशन होगा, स्पेशल सेशन होगा, स्पेशल सेशन होगा उसमें। तो स्पेशल सेशन हुआ है तो फिर मतलब या तो मतलब हाँ, वो जब हो
मतलब उसके इसलिए मैंने कहा कि वो अगस्त भी हो सकता है, जब कुछ भी होगा, हो सकता हाँ उसमें टाइमिंग का उस पर आप वो नहीं कर सकते, बट वो होना है, इसी काम के लिए होगा, स्पेशल सेशन होना है। अब अभी जैसे ये अपोजिशन का ये कहना कि जो मौजूदा स्ट्रेंथ है इसमें रिजर्वेशन कर दीजिए, उनके अपने सांसद तैयार होंगे? उनको पता है कि ऐसा होगा नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये किसी सीट से सांसद है, कहा जाए कि इसी में महिला रिजर्वेशन कर दिया जाए, तुरंत अपोज करेंगे। चलिए एक खबर और दी थी देवेंद्र जी ने आपको, ये तो होने वाला तो है ही, ये महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन, और एक स्पेशल सत्र बुला करके किया जाएगा, खास सत्र बुलाया जाएगा संसद का और तब किया जाएगा। इतना ही और बता दीजिए कि ये मानसून सत्र से पहले या मानसून सत्र के बाद? भाई इतना ही रह गया है और क्या? स्पीकर की भूमिका निभाने, मोस्ट प्रोबेबली वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए, वो बता पाएंगे कि अपने दबाव बना रहे हैं उन पर। नहीं सर, बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना ही। तालुक जी बहुत शुक्रिया, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका।